है वेलकम बैक। एंड आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं एंड प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं। आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि प्राइमरी ग्रुप में ये जो 15 ग्रुप आते हैं, ये 15 ग्रुप जो आते हैं उन सब ग्रुप्स का डेफिनेशन क्या है, उसका यूज क्या है, उसको हम लोग कैसे किस लेजर को किस ग्रुप में डालेंगे और अ, किस समय किस ग्रुप को में किस लेजर को डालेंगे। ठीक है, किस चीज को किस लेजर में डालेंगे, ये सब समझने के लिए पहले हमें इसको जानना बहुत जरूरी होगा कि ये लेजर्स क्या है एंड कैसे ये वर्क करते हैं। सॉरी टू से, बट ये ग्रुप्स क्या है एंड इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे इसका यूज कैसे किया जाता है। जैसे सबसे पहला आता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, जो कि ग्रुप है कैपिटल अकाउंट का ग्रुप। कैपिटल अकाउंट ग्रुप क्या होता है, ठीक है, क्या बोलता है। मैं इंग्लिश वाला भी स्किप करता हूँ, मैं हिंदी में बताता हूँ ताकि मैं और कंफर्टेबली और वीडियो जो हमारा शॉर्ट हो सके। ठीक, आप ये ई बुक हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक जा रहा होगा, उस लिंक से इसे आप अपने पास ले सकते हैं। एक नॉमिनल छोटा सा फीस देखिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, वो लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर में आप हमें मैसेज कीजिएगा, मैं इसे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप वहां पे कीजिएगा तो मैं वहां से पैटर्न बता दूंगा कैसे आपको ये काम करना है। ठीक है, बने रहें एंड तक, और उसके बाद आगे करते हैं हम लोग ये काम। कैपिटल अकाउंट क्या होता है। एक व्यापार को शुरू करने के लिए जो पूंजी लगाया जाता है उसे उससे पूंजी खाता कहते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, पूंजी खाता कहते हैं। और टेली में जब हम लेजर बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर रखते हैं। पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जो भी हम लोग काम करते, मतलब हमें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करो, सपोज दैट कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज दैट एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। ठीक है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं वो तो मैंने पढ़ा ही दिया था, किन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मैंने एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया एंड उसे स्टार्ट करने के लिए मुझे जो पैसा लगाना पड़ेगा, जो पैसा या जो संपत्ति हमको उसमें यूज करना पड़ेगा, हो सके तो वो मेरा क्या हो सकता है, रुपए हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मेरे कोई गुड्स हो सकते हैं। ठीक है, गुड्स हो सकते हैं कि मान के चलो मैंने लास्ट टाइम कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था और उसी में जो गुड्स मेरे बच गए, फर्नीचर हो गया वगैरह वगैरह, वो सारे चीज को मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर लिया। मैंने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया उसमें मैंने यूज कर लिया। या फिर मैंने सीधे बात में कहें तो कोई इन्वेस्टमेंट जब कोई बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट लगाया गया जो पैसा होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, टेली प्राइम में या टेली में जब हम लोग अकाउंटिंग में जब हम लोग डाटा एंट्री करते हैं, जब उसमें एंट्री करते हैं तो ऐसे एंट्री को कहाँ रखा जाता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि वो या तो कैश के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, कैश के फॉर्म में कहने का मतलब कि आपके पास जो पैसा आपने लगाया वो हो सकता है, या फिर आपने कोई वस्तु लगाया वो भी आपके अंडर आते हैं कैपिटल अकाउंट के। जैसे आपके पास पहले से फर्नीचर बने बनाए थे, आपने उस फर्नीचर को लिया, ठीक है, अच्छा उसको भी वहां पे डाल दिया तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। आपके पास कंप्यूटर्स थे, उसको आपने वहां पे अगर डाल दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा उसका अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट्स को क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ में आएगा ही। अगर समझ में नहीं आता है तो स्किप करके थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिएगा। ठीक है, अब आता है लोन्स लायबिलिटीज। लोन्स लायबिलिटी क्या होते हैं, जब हम व्यापार के लिए किसी भी प्रकार का ऋण यानी लोन लेते हैं तो उसे लोन्स लायबिलिटीज के अंदर रखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई भी लोन लेते हैं, कोई भी लोन किसी से भी हो, ठीक है, वो लोन कहीं से भी लिया गया हो, वो लोन क्या हो जाता है, लोन्स लायबिलिटीज के अंदर रखा जाता है। ठीक है, वो लोन्स क्या होता है, लोन्स लायबिलिटीज के अंदर रखा जाता है। या अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन ले रहा हूँ, ठीक है, एंड कैपिटल अकाउंट भी एक तरह का लोन ही है। मैंने यहाँ पे एक बात स्किप कर दिया कि कैपिटल अकाउंट क्या है, एक तरह का लोन है जो कि क्या कौन पे कर रहा है, तो ये लोन बिजनेस को कौन दे रहा है, तो बिजनेस का ऑनर जो है वो बिजनेस को क्या कर रहा है, ऋण दे रहा है, लोन दे रहा है। तो इसका भी सेकेंडरी ग्रुप क्या हो जाएगा, लोन्स लायबिलिटीज हो जाएगा, जहां पे मैंने दिखाया था कैपिटल अकाउंट लोन्स लायबिलिटीज के अंदर आता है। ठीक है, ये भी एक तरह का लोन हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, बट इसे हम लोग लोन्स के अंदर नहीं रखते हैं, बट फिर भी रख सकते हैं। ठीक है,
सो लोन्स लायबिलिटीज क्या होता है कि अगर कोई व्यापार कोई शुरू करने के लिए जो ऋण लिया जाता है, जो भी हम लोग लोन लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोन्स लायबिलिटीज के अंदर रखते हैं। ठीक है, टैली में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो उसका जो लेजर बनता है, उस लेजर को हम लोग लोन्स लायबिलिटीज के ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं तो कैपिटल लायबिलिटीज। कैपिटल लायबिलिटीज क्या होते हैं, जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का उधार लेते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट्स को करंट लायबिलिटीज में रखा जाता है। ठीक है, अगर देखो मैंने लोन्स लायबिलिटीज क्या बताया कि अगर मैं लोन लिया तो वो क्या हो गया, टर्म्स ऑफ की मैं साल 2 साल 3 साल के लिए लोन लूंगा। ठीक है, मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने अब अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो वो जो बैंक का लोन लूंगा मैं, वो मैं एंट्री करूंगा लोन्स लायबिलिटीज के अंदर। एंड अगर मैं छोटे समय के लिए किसी से उधार लेता हूं, किसी से उधार लेता हूं या लोन लेता हूं, सपोज दैट कि मैं फर्नीचर लिया वगैरह वगैरह, ये सब जो है छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो मैं लोन लेता हूं, पैसा लेता हूं, जो ऋण लेता हूं, जो भी कहो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होता है, वी हैव टू बाय, देखो एक व्यापार को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की अस्थायी संपत्तियां खरीदनी होती है, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर एटसेट्रा। ठीक है, देखो अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सपोज दैट मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, तो मैंने जब अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया होगा, मैंने जब अपने यहाँ इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया होगा, तो सबसे पहले मेरे को क्या जरूरत पड़ी होगी, सबसे पहले मेरे को एक रेंट की जरूरत, सबसे पहले मैं रूम खोजा होगा। तो रूम इसके अंदर नहीं आता है, फिक्स एसेट्स में नहीं आता है, बट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रूम खोजा, उसके बाद उसमें मैंने क्या क्या खर्चा किया होगा, जो मैंने वहां पे किया होगा कि वहां पे मैंने फर्नीचर बनवाए होंगे। ठीक है, फर्नीचर लगाने के बाद मैंने क्या किया होगा, तो वहां पे कंप्यूटर्स लाए होंगे। ठीक है, कंप्यूटर, फैन लाया, फैन लाने के बाद ऑफिस में जो चेयर्स आए, स्टूडेंट को बैठाने के लिए चेयर आया, एंड प्रिंटर वगैरह, ये सारे जो एसेट्स है, ये सब क्या है, मेरे एक पूंजी संपत्ति के रूप में है। ये यही मेरा क्या है, एक तरह का संपत्ति है। इस संपत्ति को यूज मैं किस लिए कर रहा हूं, तो अपने व्यापार को सही से चलाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, चलाने के लिए कर रहा हूं, तो ऐसे संपत्तियां जो कि क्या है, फिक्स है, उसको हम बेचने के पर्पज से नहीं खरीद रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स एसेट कहते हैं। ठीक है, वैसे अस्थायी संपत्ति है, जो हमारी संपत्तियां हैं, जो कि जिसको हम अपनी बिजनेस को चलाने के लिए यूज करते हैं। इन संपत्तियों का आसानी से लेन देन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के अकाउंट फिक्स अकाउंट में आते हैं। ठीक है, जो इस ऐसे अकाउंट्स का आसानी से, मान चलो मैंने कंप्यूटर लिया, तो आसानी से अगर मैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ना हूं, जाकि मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हूं, ठीक है, मैं आपको सर्विस पे करता हूं, तो मैं आपको सर्विस देता हूं, तो आप मेरे को क्या करते हो, उसका कंसल्टेंसी चार्ज पे करते हो। ठीक है, उसका फी पे करते हो। जो ये सब जो आ रहा है, इसमें जितने भी हम लोग को फर्नीचर की जरूरत हो, कंप्यूटर की जरूरत हो, एक्सेट्रा कोई भी चीज की जरूरत हो, तो ये कहाँ पे आते हैं, फिक्स एसेट्स में आते हैं, जिसका टर्म क्या है, थोड़ा लंबे चले। ठीक है, इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जहां पे हम लोग लाभ, देखो यहाँ पे मैं पहले समझा लेता हूँ, उसके बाद में अपने से बताऊंगा। जब हम कभी भी कमाने के उद्देश्य से व्यापार के पैसे को कहीं निवेश करते हैं, तो उसका खाता इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत आता है, जैसे लोन्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। देखो मैंने क्या किया, सपोज दैट कि मैं अपना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, तो इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जो पैसा कमाया, वो पैसा को मैं क्या करूंगा, कहीं पे लाभ कमाने के कारण मैं क्या कर लिया, जैसे मैं कोई प्लॉट को खरीद लिया। ठीक है, कोई साइट खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया। ठीक है, या फिर मैं क्या किया, कोई शेयर्स को मैं खरीद लिया, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे टर्म्स के जो अकाउंट बनाए जाते हैं, लेजर जो बनाए जाते हैं, तो ऐसे जब हम लोग अकाउंट को बनाते हैं, तो ऐसे अकाउंट्स को हम लोग किस ग्रुप के अंदर में रखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होता है, करंट लायबिलिटीज ऐसे करंट एसेट्स क्या होते हैं, ऐसी संपत्तियां जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है, करंट एसेट्स कहलाता है। वैसी संपत्तियां जिसका हम लोग आसानी से लेन देन कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज के अंदर में रखते हैं। जैसे कैश हो गया। ठीक है, कैश जो है, ये हम लोग आसानी से कैश का क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। क्या होता है, यह कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो व्यापार के प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय के रूप में किए जाते हैं, जैसे कंपनी लोगो, स्टाम्प ड्यूटीज, कंसल्टेंसी चार्ज वगैरह वगैरह। ठीक है, सपोज दैट कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो मैंने
जिस समय मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, सो उस समय मेरे को क्या करना होगा, उस समय मैंने अपने कंपनी का लोगो मैं बनवाया होगा, इसका रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, ठीक है। इसके रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने इसका रजिस्टर करवाया होगा, या फिर कहने का मतलब कि मैंने जो लोगो मेरा दिख रहा है वो लोगो बनाया होगा, पोस्टर डिजाइन करवाया होगा, पेंटिंग वगैरह जो करवाया था मैंने। ये सब क्या है, एक तरह का क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ये एसेट्स के रूप में है, क्योंकि जब मैं इसका यूज करूंगा, जैसे मैं कंसल्टेंसी किसी से लिया तो वो मेरे के लिए क्या हुआ, लाभदायक हुआ या फिर हानिकारक हुआ। मैंने उसको पैसा पे तो किया था, बट वो मेरे को क्या कर रहा है, वो मेरे के लिए फायदेमंद है। कहने का मतलब जैसे कि मैं अगर कंसल्टेंसी ना लेता उसके जगह से, या फिर मैं लोगो ना बनाता, स्टाम्प ना बनाता, तो मेरा क्या अगर मैं इस तरह के खर्चे ना करता तो क्या मैं आगे बढ़ पाता, नहीं बढ़ पाता। तो ये खर्चे क्या थे, लॉन्ग टर्म में आके मेरे को ये फायदा ही देगा, क्योंकि मेरे लोगों का जो वैल्यू है वो मेरे कंपनी का जो लोगो है उसका वैल्यू कभी ना कभी तो बढ़ेगा, है ना। उसका कंपनी का लोगो जो है मैंने बनाने में जितना खर्च किया, वो खर्च जो है मेरे को रिटर्न होगा ही जिस दिन मैं इससे कमाऊंगा, ठीक है। तो ये तरह के खर्चे क्या होते हैं, इस तरह के खर्चे जिसका हम इस्तेमाल करते हैं शुरू में, इस तरह के खर्चे कहलाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स, ठीक है। इसके बाद आता है सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट का दे तो ये कौन करता है, तो कोढ़िया लोग करता है। कहने का मतलब क्या है, कोढ़िया लोग का कहने का मतलब कि अगर आप जो है, कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, देखो कभी कभी हम टेली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं, ठीक है, जो कोढ़िया की निशानी है। कभी कभार मैं सामान लाया, उसका एंट्री करना भूल गया टेली में। मैंने बिजनेस में सामान तो लाया, बट क्या किया कि उसको भूल गया, तो उस वजह से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत हो जाती है। उस कारण हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब देखो रिपोर्ट में मैंने जो जैसे मैंने परचेज करके लाया था, वो रिपोर्ट मेरा जो कॉपी में मैं बनाया हूँ, सपोज दैट वो रिपोर्ट, और यहाँ पे किनारे में बनाया हूँ वो रिपोर्ट, दोनों में अंतर आ रहा होगा। दोनों रिपोर्ट में मेरा क्या आ रहा होगा, अंतर आ रहा होगा, क्योंकि मैं टेली में एक रिपोर्ट एंट्री करना छूट गया, मेरा एक जो डाटा था उसको मैं एंटर नहीं कर पाया, ठीक है। तब उस समय अंतर की राशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है, ठीक है। सपोज दैट, समझो ऐसे मैं समझाता हूँ, देखिए मैं क्या किया था, 5,000 का मैंने क्या लाया था, 5,000 का चेयर लाया था, ठीक है। 5,000 का चेयर लाया था, बट मैं इस चेयर का एंट्री करना भूल गया। इस चेयर का एंट्री जब मैंने करना भूल गया, तो मेरे को क्या हुआ होगा, तो मैं जब लास्ट में मंथ के एंड में जब मैं मिलाऊंगा कि मेरे यहाँ से बिजनेस में इतना सा, मेरे बिजनेस से इतना पैसा गया, और मैं जब यहाँ बिजनेस में मिलाऊंगा तो मेरे को 5,000 का क्या होगा, घाटा दिखेगा कि मेरे 5,000 जो गया कहाँ गया पता नहीं चल रहा होगा। तो इस टाइम अगर मेरे को इसका बारे में नॉलेज होगा, इट मीन्स कि मैंने इसका एंट्री किया हूँ, ये बात मेरे को दिमाग में हो, या फिर मैंने इसका एंट्री नहीं किया ये दिमाग में हो, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या कर दूंगा, फिक्स एसेट्स में डाल दूंगा। और अगर मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या मैंने खरीदा, ऐसा बहुत सारे होते हैं बिजनेस में, ऐसे बहुत सारी एंट्रियां हो जाती है। तो ऐसे एंट्रियों को हम क्या रखते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट में रख देते हैं, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, पर जो मेरा कैश गया और सामान आया, दोनों का रिपोर्ट क्या हो जाए, रिपोर्ट गलत ना हो और सही रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट का लेजर, सस्पेंस अकाउंट का बनाते हैं ग्रुप, एंड उसमें ग्रुप जो है बना हुआ रहता है, वैसे लेजर बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत डालते हैं उसे, एंड उसका में एंट्री, उस जो डिफरेंस दिख रहा है, मान के चलो 5,000 का डिफरेंस दिख रहा है, तो वो 5,000 रुपए उसमें डाल के उसके बाद उसको सेटलमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। सो इसे ही कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद आता है ब्रांच डिवीजन, ठीक है। मुख्य कंपनी के द्वारा बनाए गए शाखा ब्रांच के खाते डिवीजन ग्रुप में रखे जाते हैं, ठीक है। मान चलो मुख्य कंपनी के द्वारा, मान ले मुख्य कंपनी, हम एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, तो एसबीआई का जो मुख्य अकाउंट होगा, सपोज दैट कि मैं अगर झारखंड की बात कर रहा हूँ, तो झारखंड में इसका मुख्यालय कहीं ना कहीं होगा, एंड उसके बाद इसका सब डिवीजन होंगे, बहुत सारे सब ब्रांचेज होंगे, ठीक है, एंड मेन ब्रांच जहां पे भी हो, ठीक है। तो वहां से जो मेन ब्रांच है वो क्या करता है, अपना छोटे छोटे ब्रांचों का एक अकाउंट बनाता है, अकाउंट बना के उनके बारे में रखता है। तो ऐसा ही जगह हम लोग टेली में करेंगे, तो मेन ब्रांच जो है उस मुख्य कंपनी के द्वारा जो शाखाएं बनाए गए, उसका अगर हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसका जो शाखा है उसका अगर हम लोग एंट्री करते हैं, तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो ब्रांच डिवीजन के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझने में क्रिटिकली प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो डोंट वरी, क्योंकि हम लोग जब एंट्री करेंगे तो हम लोग इसका यूज, ये सबों का यूज बहुत बार करेंगे, क्योंकि हम लोग 3-4 फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे, 12 मंथ का एंट्री 3 से 4 करेंगे, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड एवरेज चारों को मिला के एक बार किया जाएगा।
सो ऐसे हम लोग 3-4 बार जब हम लोग एंट्री करेंगे तो हमारा जो ये डाटा है वो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे किसका यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है। सो डोंट बी बदर, बोझ मत लीजिए एंड बर्डन ना होने दीजिए, अभी चिल कीजिए, मतलब समझिए, धीरे धीरे समझिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सेल्स अकाउंट। सो जब भी हम लोग कोई गुड्स या सर्विस को बेचते हैं तो उसके खाते सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। मान के चलो मैं कोई सामान ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और कोई मैं सो मैं अगर जो सामान को बेच रहा हूँ उसे क्या करते हैं हम लोग सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आता है परचेज अकाउंट। सॉरी, तो अगर यहाँ पे एक और भी एग्जांपल लिया जाए कि अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ये कैसे वर्क करेगा। तो मान चलो मैं अपने समय को मैं किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, सर्विस में अब उसको दे रहा हूँ, तो वो मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ, तो उसे हम लोग कहाँ किसके अंतर्गत रखेंगे, तो सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। उस समय भी हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, अपनी सर्विस को सेल करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आएगा। एंड इसके बाद आता है परचेज अकाउंट। सो जब भी हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं जिसको हम लोग को मतलब हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं जिसे हम लोग बेचने की पर्पज से खरीद रहे हैं, ठीक है, कि मैं वो सामान को लाऊंगा एंड उसके बाद उसको रखूंगा एंड उसके बाद फिर उसे मैं बेच दूंगा, लाइक की ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है, ठीक है। ये जो अकाउंट बनता है, ये जो ग्रुप जो है, ये ग्रुप किसके लिए है, ये ग्रुप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही है बस, है ना। तो जब हम किसी गुड्स को बेचने के लिए खरीदते हैं तो वैसे अकाउंट्स को कहाँ रखते हैं, परचेज अकाउंट्स के ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। एंड इसके बाद आता है डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम क्या होता है, हमारा 12 नंबर क्या है, डायरेक्ट इनकम। सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय जो व्यापार में से आते हैं उसे डायरेक्ट इनकम कहते हैं। सभी प्रकार के जो प्रत्यक्ष आय जो हम लोग व्यापार में हो रहा है, जिस हर प्रकार का प्रत्यक्ष आय जो है वो हम लोग कहाँ पे रखते हैं, डायरेक्ट इनकम में रखते हैं। जैसे कि मैं जैसे मैं कोई कंसल्टेंसी बेच रहा हूँ, कोई मतलब अपना सर्विस बेच रहा हूँ, तो इससे मेरे को क्या हुआ, डायरेक्ट फायदा हो रहा है। तो मेरे को डायरेक्ट फायदा हो रहा है तो मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट में भी उसका एंट्री बना सकता हूँ या फिर डायरेक्ट इनकम में भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है इनडायरेक्ट इनकम, सॉरी। तो इनडायरेक्ट इनकम क्या होते हैं, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आते हैं उसे हम इनडायरेक्ट इनकम में रखते हैं, जैसे डिस्काउंट, कमीशन, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि मान के चलो मैं कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो कभी कभी जब मैं सामान खरीदता हूँ तो मुझे वो उस समय वो डिस्काउंट में मिलता है, ठीक है, वो डिस्काउंट में मिलता है। सपोज दैट कि मेरे को 10% वो डिस्काउंट में मिला, तो 10% डिस्काउंट में मेल आया, तो हो सकता है कि मैं उसे 10% डिस्काउंट अपने जो कस्टमर से उसे मैं 10% डिस्काउंट में दूं या फिर ना भी दूं, ठीक है। तो जब मैं उसे 10% डिस्काउंट में ना देता हूं तो मेरे को 10% का क्या होता है, फायदा होता है। तो ये फायदा जो है मेरे को क्या हुआ, इनडायरेक्टली हुआ, ना कि डायरेक्टली हुआ, ठीक है। तो ऐसे इनकम को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं कोई प्लॉट बेच रहा हूँ, सपोज दैट मैं किसी का प्लॉट बिकवा दे रहा हूँ और उसके बीच में मेरे को अगर कोई कमीशन मिल रहा है तो वो कमीशन क्या हो गया, मेरा इनडायरेक्ट इनकम हो गया, क्योंकि वो मेरे बिजनेस से लेना देना नहीं है, उसमें मैं किसी का ओरिजिनेटेड नहीं हूँ, उसमें मेरे को बीच में नहीं आना था, बट फिर भी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज वो खर्चे होते हैं, ठीक है, ऐसे खर्चे जिनकी वजह से व्यापार को डायरेक्ट फायदा होता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, है ना। तो वैसे खर्चे जो कि हम लोग को डायरेक्ट फायदा देता है। फायदा देने का मतलब कि मैं उसे ना करूं तो मेरा बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। जैसे मैं ट्रांसपोर्ट में सामान तो खरीद लिया, मान के चलिए मेरा सामान जो है, मैं सामान लाना है मेरे को, तो वो सामान को मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज के रूप में रखूंगा, क्योंकि उसमें मेरे वो सामान जब ला रहा है तो उसको मैं क्या दूंगा कि जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज है उसको दूंगा। मान लो मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल मंगाया हूं तो वो मेरा रॉ मटेरियल जो है वो एक तरह का खर्चा है जब तक मैं उसे बेच ना लूं। लेकिन वो अगर मैं नहीं खरीदता, अगर मैं ट्रांसपोर्ट से सामान नहीं लाता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, क्योंकि उससे मेरे को फायदा होने वाला है। वो ट्रांसपोर्ट से मेरे को क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। मीन्स कि मेरे बिजनेस में जब तक मेरे पास प्रोडक्ट रहेगा नहीं तो मैं सेल क्या करूंगा। सपोज दैट कि मेरे पास बिजनेस तो मैंने ओपन कर दिया, बट मैं ट्रांसपोर्ट के खर्चे की वजह से मैं सामान ही नहीं मंगवा रहा हूँ, कि मेरे को घाटा होगा, सो मेरे को इनडायरेक्टली क्या होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। सो इसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय के खाते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर आते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या होते हैं, वैसे खाते होते हैं जिसके कारण हमें को अप्रत्यक्ष
व्यय मतलब क्या होता है, हम लोग इनडायरेक्टली क्या होता है, एक्सपेंसेज बढ़ता है। जैसे क्या हो गया कि रूम का रेंट दे रहा हूँ, ठीक है, रूम का रेंट देना है, किसी को सैलरी देना है वगैरह वगैरह। सो ये सब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये प्राइमरी ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी ग्रुप 15 होता है ना, मैंने 15 का डिस्कशन कर दिया है। वीडियो लंबा ना, बोर ना लगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि आज की कक्षा यहीं तक रखता हूँ, आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कल मैं भेज दूंगा। और पिछले 2 दिन से आप लोग को लेक्चर नहीं मिल पाया, कारण कि मेरे को कहीं जाना पड़ गया था, जिस वजह से आप लोग का लेक्चर शूट नहीं हो पाया। सो इसके लिए सॉरी। एंड रेगुलर आप लोग को लेक्चर मिलते रहेगा, घबराना नहीं है। आप लोग को कंप्लीट टेली का कोर्स यहीं पे करवा दिया जाएगा विथ सर्टिफिकेट। आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अगर आप एलिजिबल होगे तो, ठीक है। एंड वो भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। सो आप बोदर ना करें, परेशान ना हो। एंड आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।